वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2020 समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 12 की। यह प्रश्न कहता है कि मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। टिप्पणी कीजिए। 250 शब्दों के इस प्रश्न में जो प्रमुख बात है वह है मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब है। इस पे आपको टिप्पणी करनी है। तो पहली बात, टिप्पणी करने का मतलब है यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या समझते हैं इस प्रश्न के संदर्भ में। आप उसको उत्तर में लिख सकते हैं अपने मन के मुताबिक, यानी इसमें आपको अपनी बात लिखने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा यह भी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब मुस्लिम संस्कृति भारत आई तो वो अपने साथ अरबी भाषा को सबसे पहले लाई, फिर तुर्की और फारसी भाषाएं भारत में आईं। तो सामान्य रूप से एक गलती यह हो सकती है कि लोग इस प्रश्न का जब जवाब लिखें तो उसमें अलबर्नी की किताबुल हिंद का जिक्र करते हैं। इससे बचने की कोशिश करिए, क्योंकि किताबुल हिंद फारसी में नहीं अरबी में लिखी गई है, हालांकि अलबर्नी की मातृभाषा फारसी थी। आइए इस प्रश्न को और बेहतर तरीके से समझते हैं। मध्यकालीन दौर में फारसी में 3 तरह की साहित्य की रचना हुई थी, जिसमें विभिन्न सुल्तानों और संतों की प्रशंसा में साहित्य लिखा गया, राजवंशों और राज्यों का वर्णन करने में साहित्य लिखा गया और इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्य की रचना की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को समझना है, क्योंकि इस दौर के इस वक्त के युगबोध के बारे में हमें तभी मालूम होगा इस दौर में क्या था, दरअसल लोगों के मन में क्या चल रहा था, या शासन प्रशासन से लेकर सामाजिक जीवन में क्या चल रहा था। उसके सबसे बुनियादी स्रोत जो हैं वो यही फारसी के ग्रंथ हैं। इनको हमें समझना होगा। और जब इस पे विचार करते हैं तो यह मानते हैं कि भारत में फारसी साहित्य का आगाज़ अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। उन्हें फारसी साहित्य यानी कि सबक हिंद की भारतीय शैली को एक रूप देने का कर्ता माना जाता है। दरअसल जो हिंदवी भाषा है वह भी उर्दू और हिंदी का जो सम्मिश्रण है उसकी भी शुरुआत अमीर खुसरो से ही मानी जाती है। उनके प्रमुख ग्रंथों में मुल्ला उल अनवर शीरीन खुसरो, मिफ्ता उल फतह, खजाइन उल फतह जैसे ग्रंथ थे, जो उनके दौर के जो शासक थे उनके सम्मान में लिखी गई थी या उनके कविताओं का संग्रह हुआ करता था। इसके बाद हम आते हैं सल्तनत काल के अमीर खुसरो के समकालीन और उनके बाद के दौर में। तो ये हम पाते हैं कि मिन्हाल उल सिराज का तबकात नासरी, इसामी का फतेह उल सलातीन, फिरोज शाह तुगलक का फतेहत फिरोज शाही, बर्नी का तारीख फिरोज शाही, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों की मुख्य विशेषता ये थी कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ थे, यानी यह एक ऐसा तो नहीं कह सकते कि यह निष्पक्ष ग्रंथ थे, लेकिन एक हद तक इनमें निष्पक्षता दिखाई देती है और उस दौर को जैसे का तैसा व्यक्त करने की कोशिश दिखाई देती है। इसके साथ ही कुछ ग्रंथ सूफ़ी संत थे या सूफ़ी ग्रंथों के रूप में लिखे गए, जो सूफ़ी संतों के सम्मान में लिखे गए थे या सूफ़ी मान्यताओं के आधार पे उनको रजिस्टर करने के आधार पर लिखे गए थे, जिसमें अमीर हसन सिंजी का फवैद उल फवाद या शेख नसरुद्दीन महमूद का खैर उल मजलिस, यह कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अलावा अनुवाद के क्षेत्र में भी इस दौर में बहुत काम हुआ। हिंदी धर्म ग्रंथों का भी, जो सनातन परंपरा के या हिंदू धर्म ग्रंथ थे, जिसमें महाभारत, पंचतंत्र और राजतरंगी जैसे ग्रंथ थे, उनका अनुवाद
तुगलक और लोदी काल के दौरान किया गया फारसी भाषा में। इसके साथ ही जब मुग़लों का समय आता है तो मुग़लों के समय में बाबर की जीवनी बाबरनामा के नाम से फ़ारसी में अनुवाद किया गया। मुख्य रूप से यह ध्यान देने की बात है कि बाबर ने अपनी जीवनी तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। इसका अनुवाद बाबरनामा के नाम से फ़ारसी में हुआ था। इसके अलावा हुमायूंनामा की रचना की गई, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की, आईन अकबरी इसी का एक हिस्सा है। फैजी उर्सी, घनी तालिब कश्मीरी तथा बेदिल जैसे फ़ारसी रचनाकार मुग़ल काल में इन सारे रचनाकारों को शासकीय संरक्षण प्राप्त था। दारा शिकोह के बारे में आप सब जानते ही हैं कि दारा शिकोह का व्यक्तित्व सूफियाना था। वो सूफ़ी लोगों की संगत में उन्हें ज़्यादा बेहतर उनकी स्थिति थी। उन्होंने सूफ़ी संत मियाँ मीर की जीवनी सकीनतुल औलिया के नाम से लिखी, यह भी फ़ारसी में थी। इसके अलावा उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की वह ग्रंथ था मजमा-उल बहरैन, यह भी फ़ारसी में लिखा गया था। दक्षिण के आदिल शाही और कुतुब शाही वंशों में भी फ़ारसी भाषा को प्रश्रय मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शासकीय भाषा के तौर पे, जो कि अकबर के समय फ़ारसी जो थी वो शासन की भाषा बन गई थी, सिर्फ इसी तौर पे नहीं, बल्कि फ़ारसी ने बहुत व्यापक तौर से अपने व्याकरण, अपने लेखन और अपने तमाम तरह के सरलतम रूपों में भारत की जो भाषाएं थी उनको भी काफ़ी प्रभावित किया था। और आज अगर आप देखें तो पंजाबी, पश्तो, सिंधी तथा कश्मीरी जैसी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनके शब्दकोशों में फ़ारसी के शब्दों की भरमार मिलती है। यानी ये स्थानीय भाषाएं जिस भी रूप में उस समय थी, उनमें फ़ारसी भाषा ने उन्हें काफ़ी हद तक प्रभावित किया। यही बात ब्रज भाषा और हिंदी भाषा के साथ भी हम कह सकते हैं। कुल मिला के इस प्रश्न की विशेषता ये है कि फ़ारसी भाषा ने, जिसमें अधिकांशतः मुग़ल काल या मध्यकाल का लेखन हुआ, उसने अपने समय के ऐतिहासिक संदर्भों में, अपने समय के सामाजिक संदर्भों को और अपने समय के जो और अन्य भाषाओं के जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद फ़ारसी भाषा में किया गया और वह काफ़ी भारतीय साहित्य को, मध्यकालीन भारतीय साहित्य को, मध्यकालीन ऐतिहासिक संपदा को काफ़ी हद तक समृद्ध कर गया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।